मसल बेसिकली हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्टाइल ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। यह एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है जिसके हमारी बॉडी में कई फंक्शंस होते हैं, जैसे मूवमेंट करना, बॉडी शेप देना, फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स को कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है: स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स, टाइप 1 जिसे हम स्लो ट्विच फाइबर या रेड मसल फाइबर भी कहते हैं, और टाइप 2 जिसे फास्ट ट्विच फाइबर या वाइट मसल फाइबर भी कहते हैं। अब हम इन क्लासिफिकेशन को डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, स्केलेटल मसल्स वह होती है जो हमारे स्केलेटन से लगी होती है। मेनली ये मसल्स फिजिकल मूवमेंट करने में काम आती है। इस मसल में स्ट्रिएशन होती है जो इन मसल्स को क्विक एंड फास्ट मूवमेंट करने में हेल्प करती है। इसके मसल फाइबर ट्यूबुलर फॉर्म में होते हैं जो कि मल्टीपल न्यूक्लियस के साथ होते हैं। इस मसल का एक्शन वॉलेंट्री होता है, मतलब ये तभी मूव करते हैं जब आप चाहते हैं। इसके बाद है स्मूथ मसल्स। यह मसल्स हमारे विसरल ऑर्गन्स में पाई जाती है, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। यह स्केलेटल मसल्स के कंपैरिजन में पतली और रॉड शेप की होती है और इसमें स्ट्रिएशन भी नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट स्लो होती है। इस मसल के एक्शन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए इसे इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। और लास्ट में है कार्डियक मसल्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह मसल सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। इस मसल में भी स्ट्रिएशन होते हैं और यह भी ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, लेकिन इस मसल का एक्शन इनवॉलेंट्री होता है जो कि ब्रेन से डायरेक्ट कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन मसल के एक्शन के बेसिस पर है। दो तरह के एक्शन होते हैं: वॉलेंट्री मतलब वो एक्शंस जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, और इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब वो एक्शन जो खुद होते हैं और उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। वॉलेंट्री एक्शन वाली मसल्स में आते हैं स्केलेटल मसल्स, और इनवॉलेंट्री एक्शन वाली मसल्स में आते हैं स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। हमारी थर्ड और लास्ट क्लासिफिकेशन है टाइप 1 एंड टाइप 2 मसल्स, जो कि डिफरेंट मसल फाइबर टाइप्स के बेसिस पर है। टाइप 1 मसल फाइबर को स्लो ट्विच फाइबर या रेड मसल फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि इस मसल फाइबर का कलर रेड होता है। और टाइप 2 मसल फाइबर जिसमें फास्ट ट्विच फाइबर या वाइट मसल फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि इनका कलर वाइट होता है। हमारी बॉडी में दोनों ही तरह के मसल फाइबर होते हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टाइप की मसल फाइबर ज्यादा हो या दोनों टाइप बराबर हो। इस तरह से तीन कंडीशन हो सकती है, जैसे सबसे पहली पिक्चर में दिखाया है। इसमें रेड मसल फाइबर व्हाइट मसल फाइबर के कंपैरिजन में ज्यादा है। दूसरी इमेज में दोनों मसल फाइबर बराबर है। और तीसरी कंडीशन में टाइप 2 मसल फाइबर टाइप 1 से ज्यादा है। जिनके टाइप 1 मसल फाइबर ज्यादा होते हैं वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट में ज्यादा डोमिनेट करते हैं। इक्वल मसल फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोग मिडिल डिस्टेंस रेसेस में बेटर परफॉर्म करते हैं, जबकि ज्यादा व्हाइट मसल फाइबर वाले लोग शॉर्ट और पावरफुल इवेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। अब हम अपनी इस सब यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, जो है ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ मसल। बेसिकली हम यहाँ मसल्स की अनाटमी पर बात करेंगे। मसल्स की आउटर मोस्ट लेयर को पेरिमाइजियम कहते हैं। जब हम मसल्स के कट सेक्शन को देखते हैं तो हमें उनमें कुछ ब्लॉक्स नजर आते हैं। जो लेयर इन ब्लॉक्स को एक दूसरे से अलग करती है उसे पेरिमाइजियम कहते हैं। यह एक ब्लॉक एक मसल बंडल भी कहलाता है, या इसे टेक्निकल लैंग्वेज में मसल फेसिकुलाई भी कहते हैं। यह मसल बंडल मसल फाइबर या सेल का बना होता है। एक मसल बंडल में कई मसल फाइबर हो सकते हैं। एंडोमाइजियम वो लेयर होती है जो मसल फाइबर को सराउंड करती है और एक मसल फाइबर को दूसरे से सेपरेट करती है। मसल सेल में न्यूक्लियस मसल्स की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि एक इंटरकनेक्टेड ट्यूब की तरह है, कैल्शियम आयंस को अपने में स्टोर रखता है। यह कैल्शियम आयंस मसल मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। किसी भी ऑर्गन की स्मॉलेस्ट यूनिट उसका सेल होता है, लेकिन मसल में मसल सेल से भी छोटी यूनिट्स होती है। एक मसल फाइबर में कई सिलेंड्रिकल शेप्स होती है, जिसे मायोफाइब्रिल कहा जाता है। मायोफाइब्रिल मसल्स के दो प्रोटीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, जिसे एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। यही दो फिलामेंट्स एक्चुअल में मसल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मायोफाइब्रिल में छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, जिसे सार्कोमेयर कहते हैं। सार्कोमेयर मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है, जिसे हम आगे समझेंगे। पहले हम एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट को और डिटेल में समझते हैं। एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट भी कहते हैं और मायोसिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट भी कहते हैं। एक्टिन फिलामेंट में दो स्पेशल स्ट्रक्चर बनी होती है, जिसे ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। मायोसिन फिलामेंट में भी ऐसी स्ट्रक्चर बनी होती है जिन्हें क्रॉस ब्रिज कहा जाता है।
मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्रॉस ब्रिजेस को एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट्स जो कि ट्रोपोमाइसिन के नीचे होती है से बॉन्ड बनाना होता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो सके। इस पूरे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसीजर को हम आगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में पढ़ेंगे। मायोफाइब्रिल की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट यानी सार्कोमेयर को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें उनमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की क्लियर और डिटेल पोजीशन का पता चलता है। सार्कोमेयर में भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिन पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये नाम है आई बैंड। आई बैंड सार्कोमेयर का वह पार्ट है जहां सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। इसके बाद है एच जोन। एच जोन सार्कोमेयर का वह पार्ट है जहां सिर्फ मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। फिर आता है ए बैंड। ए बैंड सार्कोमेयर में वह जगह है जहां कंप्लीट मायोसिन फिलामेंट होता है। इसके बाद है एम लाइन जो कि सार्कोमेयर के बिल्कुल बीच से होती हुई जाती है। लास्ट है जेड लाइन। जेड लाइन वह लाइन है जो दो सार्कोमेयर के बीच में होती है। जब मायोसिन फिलामेंट के क्रॉस ब्रिजेस एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट से बॉन्ड बनाकर उन्हें खींचते हैं तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। यह कॉन्ट्रैक्शन हर एक सार्कोमेयर में अलग अलग होता है, इसलिए सार्कोमेयर को कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कहा जाता है।